क्या बता रहा हूँ, जो भी है आपके एग्जाम 20 जुलाई से बेटा 25 जुलाई के बीच में हो सकते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी री एग्जाम दे रही है बेटा, करीब करीब ये मान के चले 5 जुलाई तक यूनिवर्सिटी का अपना री एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अब जब री एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो इन बच्चों का अगले 8 से 10 दिन में रिजल्ट आएगा बेटा, और इन बच्चों को भी मेन एग्जाम का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ये भी मेन एग्जाम में बेटा जो पास होंगे वो भी ये भी तो फॉर्म फिल करेंगे, नहीं करेंगे? तो आप देखो ऑटोमेटिकली 15 जुलाई 2-4 दिन इनको भी मिलेंगे, तो एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम 20 से 25 जुलाई के आसपास स्टार्ट होंगे। क्योंकि बार बार बच्चे ग्रुप में कोई डेट शीट मेरे साथ शेयर करते हैं, पूछते हैं सर ये फेक है या ओरिजिनल है, क्या है? तो बेटा कोई डेट शीट नहीं है, जब तक री एग्जाम नहीं हो रहे तब तक कोई डेट शीट नहीं आएगी। री एग्जाम ओवर होने के बाद कोई डेट शीट आएगी, तो उम्मीद है आपकी जो डेट शीट आएगी बेटा वो करीब करीब मेरे हिसाब से बिटवीन 5 जुलाई। बच्चों को मेरा बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा? प्रॉपर रिएक्शन दे दें बेटा, डन का। यस सर। 5 जुलाई टू 10 जुलाई, 5 से 10 जुलाई के बीच में बेटा, जी हाँ 5 से 10 जुलाई के बीच में आप ये मान के चलें बेटा आपकी डेट शीट आ जाएगी कि आपके एग्जाम कब होंगे। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आपके पेपर 3 होंगे या 6 होंगे। ये भी मार्केट के अंदर एक रूमर चल रही है कि भाई आपके पेपर 3 होंगे या फिर आपके पेपर 6 होंगे। देखो बेटा 8 साइड के अंदर इस तरीके का प्रोविजन है कि जैसे इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं, हिंदी के 2 होते हैं, तो उनको कंबाइन करके एक बनाए जा सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में 3 ग्रुप होते हैं, आप जानते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर एक तो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है ना बेटा। सेकंड आपका होता है अकाउंट्स एंड लॉ ग्रुप, अकाउंट्स एंड लॉ ग्रुप, और बेटा थर्ड आपका आता है अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप, ठीक है ना बेटा, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप। अब आपके बेटा प्रत्येक ग्रुप में 2 पेपर हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके इन टोटल बेटा 6 पेपर हुए, ठीक है ना बेटा। भाई प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल लॉ, पब्लिक फाइनेंस, इस तरीके से। या ऑप्शन भी है कुछ और। तो बेटा अभी जब तक डेट शीट नहीं आती तब तक ये क्लियर नहीं है कि पेपर 3 होंगे या 6 होंगे, ठीक है ना। क्योंकि बेटा अगर डेट शीट में 3 पेपर होते हैं तो फिर आपके ये दोनों सब्जेक्ट कंबाइंड होके चलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस इसके होंगे और 50 इसके होंगे, तो इस तरीके से 100 और आपको उसमें से करने होंगे 50 क्वेश्चन। यदि कंबाइंड पेपर आता है तो, लेकिन मेरे हिसाब से कंबाइंड नहीं बनता बेटा। मार्केट में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर कंबाइंड पेपर आएगा तो फिर ये पूरा पेपर बेटा आपका 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का, और उसमें से आपने बेटा 50 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। भाई आपने सॉरी, हाँ जी हाँ बेटा, यानी कि आपका ये 200 नंबर का हो गया। भाई 2 पेपर है ना आपके, 100 नंबर का फर्स्ट, 100 नंबर का सेकंड, पेपर तो आपके 600 नंबर के होंगे ना। मेरी बात सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो बेटे ये इस तरीके की रूमर चल रही है कि भाई 2 पेपर कंबाइंड होके एक बनेगा या एक आएगा, क्या होगा कैसे होगा।
तो ये जब तक डेट शीट नहीं आ जाती तब तक बेटा कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। ये केवल र्यूमर है, क्योंकि बीकॉम स्ट्रीम के ज्यादातर पेपर बेटा आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर चलता है वो कानपुर यूनिवर्सिटी में चलता है, छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी में। तो बीसी ने पेपर आपका एक तरीके से मान के चलो बाहरी सेट करवाया हुआ, इंटरनल सेट नहीं है। तो नहीं कहा जा सकता कि ये पेपर आपका बेटा कंबाइंड आएगा या फिर अलग आएगा। मेरा अपना अनुमान ये है कि आपके 6 पेपर होंगे, अलग अलग होंगे, एक एक दिन के गैप के साथ, ठीक। तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें बेटा। खुशी सोनी भाई क्या लिख रहे हैं, आप ये मान के चलो आपके 6 पेपर होंगे, ईच 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे और पेपर की टाइमिंग होगी आपकी 1.5 घंटे की, 1.5 आवर। हाँ जी बेटा, किसी को कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताओ पहले जरा। नहीं सर। सारे बच्चों को ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, अब बेटा मैंने आपका जो ग्रुप बनाया और ये क्लास क्यों रखी हुई है, क्या पर्पज है, आप पूरे साल पढ़े जो भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको कराया, इनकम टैक्स मैंने आपको कराया, सिलेबस कंप्लीट कराया, एग्जाम के हिसाब से हमने पूरा कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी ने स्टार्टिंग में ये बोला था कि भैया 10 क्वेश्चन आएंगे और 4 करने होंगे, सब्जेक्टिव होगा। ये बात तो मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि बिना पेपर दिए आप पास नहीं होगे, आपको पेपर देने पड़ेंगे चाहे जैसे भी हो। अब चूंकि बेटा सिचुएशन ये आ गई है कि भाई सब्जेक्टिव पेपर आंसर शीट कौन चेक करेगा, कैसे होगा, कोविड की वजह से, इसीलिए ओएमआर पर ऑब्जेक्टिव पेपर आपका सेट हो रहा है। तो जिन बच्चों के पास बेटा अगर कुमार नहीं है, सृष्टि बेटा इधर कुछ नहीं चलाऊं, जिन बच्चों के पास देखो कुमार मार्केट में अवेलेबल है, इंग्लिश के और हिंदी के दोनों अलग अलग है बेटा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव कुमार या तो आप सेपरेट परचेज करें जो भी है, बाकी अगर आप ग्रुप से जुड़ते हैं तो मैं आपको जो आपके अलग अलग 6 कुमार दिए हुए हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, लगभग प्रत्येक में 500 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपके प्रत्येक कुमार में एक टॉपिक के बेटा 500 क्वेश्चन दिए हुए, करीब करीब 500 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो वो तो मैं आपको कराऊंगा ही जी। उसके अलावा जो भी मेरे पास मटेरियल ऑब्जेक्टिव का अवेलेबल होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बच्चे यार एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लें, जिससे कम से कम मेरे को भी आपके चेहरे दिखाई देते रहे, कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। समझ ही नहीं आ रहा, सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। अबे आज नहाई नहीं हो, क्या बात है सुबह सुबह? सुबह कम हो रही है, मतलब शाम हो गई, हो सकता है 2-4 चार नहाई नहीं हो तो लगे यार छोड़ो खामखा शकल दिखानी। अबे ऊपर वाले ने जैसी दी है अच्छी दी है, कम से कम मैं भी तो अपनी शकल दिखा रहा हूँ, सिर पे बाल कम है तो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तुम्हारे तो पूरे बाल हैं फिर भी नहीं दिखा रहे यार, पता ही नहीं है क्या है। मुझे ऐसे मालूम पड़ रहा है काली तस्वीरों से बात कर रहा हूँ। हाँ अब कुछ 10-5 से ज्यादा चेहरे खुले, पता लगा कि हाँ भाई ठीक है, ओके बेटा डन। तो बच्चों ने पहले अपने मन की कोई बात पूछनी हो तो वो मुझे बताओ जरा। लगभग आपकी ये बेटा 1 मंथ की क्लास होगी, ठीक है कि नहीं। ये क्लास जो होगी वो एक्सपेक्ट आपकी 1 मंथ होगी। इसमें आपके 6 के 6 कुमार थॉरली आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे, न्यूमेरिकल के भी और थ्योरी के भी। वैसे तो आप ऑब्वियसली घर पर भी उनको रीडिंग ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मेरे साथ अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपके कहीं कोई गलत है सही है कुछ भी है तो ऑब्वियसली मैं आपको रीड करके बताऊंगा, समझाऊंगा कहीं ना कहीं पॉइंट, कुछ आपको ट्रिक भी देता चलूंगा, तो इस माने आपकी 1 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। फीस वही नॉर्मल है 500 रुपए, कोई लंबी चौड़ी फीस भी नहीं है। बाकी का आपकी मर्जी, आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहे सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं। मेरे साथ अगर आप उसको करना चाहते हैं तो मैं 1 बाय 1 करके आपके 6 के 6 कुमार हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा बेटा। किसी बच्चे ने पहले कोई बात पूछ रही हो तो मुझे बताऊं। ये कंफर्म है एग्जाम होगा वो हाँ बोलो बेटा। एग्जाम सेट होगा ये कुमार, सर जी एग्जाम कुमार के बेस पर ही सेट होगा ना?
मैं ऐसे कैसे गारंटी दे दूं कि 500 में से 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, कुमार के 20 पर सेट हुआ। ये 500 क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही, जो भी दिए कुमार के अंदर। अब आप एक ही चीज खरीद के ला सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा आपका है, जैसे एग्जाम स्कोरर है, मेरे पास अवेलेबल है, उसको मैं अपलोड करूंगा, देखता हूँ क्या टाइम बचता है, कैसे बचता है ग्रुप के अंदर, वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल हो सकता है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है बेटा, कुमार में से भी आ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। कुमार में से आ जाए, अच्छी बात है। हाँ भाई सौरभ। यस सर। ठीक है, समझ गए। और किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, फिलहाल आप ये मान के चले आपके 6 पेपर होंगे, एक 100 नंबर का होगा, 50 करने होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1.5 घंटे का टाइम होगा। पेपर आपके विदिन 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, हर हालत में 10 दिन के अंदर पेपर पूरे हो जाएंगे आपके, इससे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है ना। क्लास जो होगी वो आपकी एक्सपेक्टेड 1 मंथ होगी। हाँ, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, क्या रहेगा, तो अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं है, उम्मीद है भाई 1 जुलाई से ऑर्डर हो जाए। ठीक है ना। नहीं भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के अंदर लोगों की आवाजाही है, सब लोग अपने अपने तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। सबको मालूम है इस बार का लॉकडाउन उस तरीके का नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन फिर भी बेटा हम रेगुलर कोचिंग नहीं चला सकते। हाँ, ये हो सकता है हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपको बुला लिया जाए ऑफलाइन, 2 दिन या 3 दिन में थर्ड ईयर को बुला लूं, क्योंकि थर्ड ईयर का भी बैच होगा, तो ऑफलाइन बुला लिया जाए। तो ऑफलाइन अगर हम बुलाते हैं या तो मॉर्निंग में होगा या दोपहर में होगा, जो भी होगा, शाम को नहीं होगा बेटा। मॉर्निंग होगा तो ऑब्वियसली 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 में कोई भी टाइम होगा ऑफलाइन का। ठीक है। और अगर ऑनलाइन बैच होगा तो ऑनलाइन बैच इवनिंग में ही होगा आपका। इवनिंग में नॉर्मली 6 बजे के बाद 6 से 9, बिटवीन 6 to 9। तो नॉर्मली 5:30 से 6:30 रखा हुआ, हो सकता है 7 से 8 हो या 8 से 9 हो जाए, तो वो तो घर बैठ के लेना, उसमें कोई ऐसी आफत वाली बात तो है नहीं है। शाम को तो कहीं को जाना नहीं है किसी को, 8 to 9 हो, और अच्छी बात है, लंच डिनर लेते लेते हो जाएगा काम। ठीक है। और किसी ने कोई बात कहनी पूछनी है? अब रिप्लाई तो कर दो, कुछ तो कह दो, हाँ या ना सर। नो सर। नो सर। नहीं कहनी। चलो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूं अपना। अभी मैंने एक पीडीएफ आपको डाली है, ठीक है, 1 मिनट जरा मैं उसको डाउनलोड करता हूं, फिर आपके साथ शेयर करता हूं क्या चीज और किस तरीके से है। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे कि कोई बच्चा क्लास लेता है ये वाली, ठीक है ना बेटा, और कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या फिर वो किसी बिजनेस में अपना कहीं बिजी है और वो नहीं ले पा रहा क्लास, तो मेल आईडी तो लगभग सारे बच्चों की, ऐसा तो कोई है नहीं इसकी ईमेल आईडी ना हो, तो वो मुझे अपनी ईमेल आईडी देगा, तो क्लास उसकी गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी जिस दिन की क्लास वो नहीं ले पाएगा। ये एक फैसिलिटी रहेगी, जिस दिन की क्लास वो नहीं ले पाएगा, सारी क्लास नहीं भाई, हफ्ते में 1 या 2 दिन की क्लास हो सकती है, जो भी है, तो वो उसको उसकी अपनी गूगल ड्राइव पर अवेलेबल हो जाएगी। हाँ जी बेटा, मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला है? ओके सर। चलो, उससे ये रहता है कि कभी कोई बच्चा अगर क्लास नहीं ले पाया तो कम से कम उसको उसकी गूगल ड्राइव पर अवेलेबल हो जाएगी। हाँ भाई, बच्चों के सामने बेटा नोट्स का फर्स्ट पेज ओपन हुआ नहीं हुआ कुछ? यस सर, हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग चमक रहा होगा बड़ा बड़ा सर। यस सर। अब इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, जैसे भाई जैसे आज मैंने आपको जो अपलोड किए 100 क्वेश्चंस, ठीक है, आप चाहें तो कुमार परचेज कर सकते हैं मार्केट से, और नहीं है तो मैं आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी बच्चे मेरे से ऑनलाइन जुड़ेंगे, फीस पेड करेंगे, उनका मैं सेपरेट ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में वो ये सारी चीजों को एंजॉय करेंगे। ठीक, आज और कल की क्लास आपकी रेगुलर जैसे सारे बच्चे एंजॉय करेंगे, मंडे से फिर वो हमारा पेड बैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना बेटा।
इसमें यह है कि अगर, क्योंकि एक कुमार हिंदी वाला 70 रुपए का और इंग्लिश वाला 60 रुपए का है, अगर आप 60 रुपए के 6 कुमार खरीद के लाते हो बेटा तो आप समझ सकते हो 350 रुपए जाने हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अगर आप खरीद के ला रहे हो तो लगभग 425 रुपए। आपकी मर्जी है, आप कुमार खरीदना चाहे कुमार खरीद ले, नहीं खरीदना चाहे तो पीडीएफ आपके अपनी स्क्रीन पर होगी, मोबाइल पर होगी, जब चाहो जहां चाहो आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। दिख तो रहा होगा सबको? यस सर। चलो जी, Yes, sir. तो आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आधा घंटा तो हमारा हो ही गया, ठीक है। तो बाकी का हम देखते हैं, देखो क्या चीजें दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक का दिया हुआ है, हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट इन इंडिया सिचुएटेड एट। इंडिया में बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कहां पर है इसका हेड ऑफिस? तो आंसर इसका दिया उन्होंने कोलकाता। देखो मैं आपको बता दूं बेटा, सीए का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में, जिसको हम आईसीआई बोलते हैं, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का मतलब सीएस करते हैं, सीएस का भी हेड ऑफिस दिल्ली में ही है। लेकिन बेटा आईसीडब्ल्यूए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। ये दिल्ली में नहीं है, इसका हेड ऑफिस कोलकाता बेटा। आगे कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज। आप जानते थे बेटा, मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब मैंने आपको बेटा कॉस्ट शीट कराई थी तो इन तीनों का टोटल हमारा क्या निकल के आता था? कुछ याद आया? स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी पे, क्या लिखा है मैंने? Prime cost. हाँ, तो इन तीनों को टोटल हम क्या बोलते थे? प्राइम कॉस्ट। आप देखो कोई ऑप्शन दिया है प्राइम कॉस्ट? नो सर। नहीं दिया, तो इसका मतलब डी आ जाएगा, नन ऑफ दी अब। इन तीनों का टोटल है प्राइम कॉस्ट। आगे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू किम्बाल एंड किम्बाल द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेशनल परचेज। प्रिंसिपल ऑफ रेशनल परचेज कितने हैं बेटा? इन्होंने जो दिया है वो ऑप्शन दिया है 5 बेटा, 5 नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। प्रिंसिपल ऑफ रेशनल परचेज 6 है, इसे ठीक कर लें, सी ऑप्शन आएगा। बी नहीं है बेटा, 6 है। सर 6 कौन कौन से दिए हैं? एक बारी मैं बता रहा हूं, आप चाहें तो उसको कहीं अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नंबर 1 राइट क्वालिटी, जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो बेटा वो सही क्वालिटी का होना चाहिए। नंबर 2 राइट क्वांटिटी, क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, क्वांटिटी बेटा ठीक होनी चाहिए। राइट प्राइस, प्राइस बेटा उसका सही होना चाहिए, ये आप नोट कर सकते हैं। राइट सोर्स, उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, प्रोडक्शन है, वो भी बेटा ठीक होना चाहिए। और राइट टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए। एंड नंबर 6 राइट प्लेस, डिलीवरी बेटा उचित स्थान पर होनी चाहिए। तो ये इन टोटल 6 प्रिंसिपल दिए हुए किम्बाल के, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट सोर्स, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। तो इसका आंसर बेटा बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या आएगा? सी। आप चाहें तो इसको अपना नोटबुक पर या कुमार पर जो भी हो नोट कर सकते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई बात? बच्चों ने लिखा? यार एक बात बताओ, ऑनलाइन है, जब तक तुम कुछ हाँ ना करोगे नहीं, रिएक्शन दोगे नहीं, तो साले मुझे क्या मालूम तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कुछ तो बोलो, बताओ। एक तो आधे से ज्यादा तो बिल्कुल अंधेरा करके बैठे हुए हैं, वीडियो बंद करके बैठे हैं। यस सर, लिख लिया। हाँ लिख लिया सर। ओके, चलो, इतना फोर्स किया तब 2-4 आवाजें आई हैं, उन्होंने कहा बोल तो दो यार कम से कम। तुम्हारी कसम। देखो भैया, जूम पर आप क्लास ले रहे हैं, अभी 5-7 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाएगी, क्योंकि आप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी।
वो तो मैंने आज ग्रुप बना के बच्चों को लिख कर जोड़ दिया, तो कुछ बच्चे सोच रहे थे, उन्होंने कहा देखो यार पहले तो ये क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, कुछ दिखाई देता भी है, समझ में आता है या नहीं आता कि वैसे ही खामखा, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए वो ज्वाइन भी हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं बता दूं 40 मिनट के बाद अभी क्लास बंद हो जाएगी, क्लास आपकी पूरी 1 आवर की होगी, देन फिर मैं दोबारा लिंक भेजूंगा ग्रुप में, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। मैं दोबारा लिंक भेजूंगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो जी बेटा, अगला दिया है इन्हें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट 1,20,000 सर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 80,000 एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रहे हैं बेटा 12,000। देखो जी, इन्हें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रुपीज 1,20,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे 1,20,000 का है। सर्टिफाइड वर्क एट द एंड ऑफ द ईयर दे रहे हैं बेटा कितना 80,000 और एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रहे हैं 12,000। व्हाट इज द अमाउंट, ठीक है ना, एज्यूमिंग कैश रिसीव्ड रेशियो 75%, क्या अमाउंट होगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि अमाउंट किस चीज का पूछ रहे हैं। ये नॉर्मली प्रॉफिट का ही पूछ रहे होंगे बेटा, नॉर्मली किसका ये पूछ रहे होंगे हमसे, प्रॉफिट का। तो बच्चे हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट 12,000 का दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ट्रांसफर करने का पता हो फॉर्मूला, हाँ भाई किसी को आइडिया, आप देखो 1,20,000 है बेटा, ठीक है कि नहीं भाई। मैंने आपको फॉर्मूले लगाए थे एस्टिमेटेड प्रॉफिट के केस में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर बच्चे नोटबुक लेके बैठे हुए हैं, बुक लेके बैठे हुए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं, निकालो जरा। एक आध बुक लेके बैठा है नहीं बैठा, हाँ भाई रिप्लाई तो मार दो, क्या कह रहे हैं, सर बैठे बैठे हैं। चलो जी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें 12,000 का दिया है, वर्क सर्टिफाइड हमें दिया हुआ बेटा इन ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट 1,20,000 द सर्टिफाइड वर्क एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल 80,000 डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1,20,000 रुपए का है। अगर हम इस फॉर्मूले से वर्कआउट करते हैं बेटा तो 12,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 80,000 बच्चे निकल के आता हमारा 8,000 रुपए। हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैंने अलग अलग 4 फॉर्मूले लिखवाए थे बेटा आपको। सेकंड फॉर्मूला हमने लिखा था एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेटा 12,000 का है, कैश रिसीव 75% है। आप देखो बेटा व्हाट इज द अमाउंट एज्यूमिंग कैश रिसीव रेशियो 75%। 75% किसका मिलेगा बेटा, सर्टिफाइड वर्क का। हमारा सर्टिफाइड वर्क हुआ है 80,000, 80,000 का 75% आप निकालो जरा भाई, जितना काम सर्टिफाई हुआ उसके ही तो कैश मिलेगा 60,000 रुपए। तो बच्चे कैश रिसीव्ड 60,000 और डिवाइडेड बाई 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आप अप्लाई कर दो 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा 6,000 रुपए। कॉस्ट हमें दी नहीं है। तीसरा और चौथा फॉर्मूला हमारा कॉस्ट पर आधारित था। तो बच्चे देख सकते हैं इसके अंदर दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और आंसर हमारा आ रहा है 6,000। हाँ जी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12,000 इंटू 60,000। 60,000 कैसे आया, कैश रिसीव रेशियो बेटा 75% है। हमारा वर्क सर्टिफाइड 80,000 है, 80,000 का 75% निकालोगे 60,000। अप्लाई कर दो 60 अपॉन 120 यानी 6,000 निकल के आएगा। किसी बच्चे को कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताओ, नोट कर लेना भाई, लिख लेना वहां पर। ये आपके बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर सिंगल पेपर होता तो 2 नंबर का आएगा, ये तो फिर तुक्का लगा के आओ, ईश्वर की मर्जी, सही हो जाए गलत हो जाए। श्रेष्ठा मित्तल आप जुड़े हैं बेटा, आप हमसे पढ़े तो नहीं थे लेकिन आपने क्लास कहाँ ली थी बेटा बीकॉम सेकंड ईयर की?
के। दोबारा बोले बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। सर के अग्रवाल सर की लिखी से गर्भ मित्तल हूँ मैं। अच्छा, इसमें श्रेष्ठ मित्र लिखा आ रहा है इसलिए। चलो, वो आपकी मम्मी या बहन का नाम हो, ठीक है, कर लूंगी। चलो वो कोई बात नहीं है। दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा था, अभी मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? यस सर। तो फिर ठीक है यार। हाँ, मेन चीज तो यही है कि भाई मैंने खामखा अपने फोटो के साथ में लाइव क्लास और अटरम झटरम दुनिया का लिख रखा है, और बच्चे को कुछ दिखाई ना दे तो वो मुझे गाली और देगा, कहेगा साला पता नहीं दुनिया का तामझाम आडंबर लेके बैठा हुआ है, कुछ भी ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। ठीक है, चलो जी, ये समझ में आ गया बच्चों को? आगे बढ़ाऊं? हाँ सर। सर बढ़ाइए। हाँ, मेरे साथ अगर आप क्वेश्चन करेंगे, देखो भैया, एक कुमार में 500 क्वेश्चन दिए, 6 कुमार है, 3000 क्वेश्चन हो गए, 1500 कुछ एक्स्ट्रा मैं भी बताऊंगा अपनी तरफ से जो भी है। बस सिर्फ इतना होगा कि मैं आपको जब रीडिंग करके दूंगा तो उसके फैक्ट बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, वो चीज कैसे आ गई, कहीं कुछ गलत सही होगा वो बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप अपने घर पर करोगे तो भैया आप अपने तरीके से करोगे, वो आपकी मर्जी है। सर आगे कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी रनिंग 30 बेसेस लिखा हुआ बसेस। 1 मिनट रह गया, अभी क्लास बंद होगी बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। मेरे पास मैसेज आ रहा है विथ 50 पैसेंजर ईच कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर डेली, व्हाट इज द नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर पर डे। सर हमने पैसेंजर किलोमीटर का फॉर्मूला लिखवाया था, अगर किसी बच्चे को पता हो तो। क्या लिखवाया था? देखो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ बसेस। सर वैसे ही बहुत दिन के बाद क्लास हो रही है, दिमाग पर जोर मत डलवाओ, खामखा शाम का टाइम है, अब मम्मी ने चाय पिलाई है, पूरी पचा दोगे। नंबर ऑफ बसेस इनटू डिस्टेंस कवर्ड इनटू नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज वगैरह कुछ दिए हैं बेटा? नहीं दिए। पर डे कहीं पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू 1,50,000 पैसेंजर किलोमीटर। बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर ये 150 पैसेंजर किलोमीटर कैसे आए? फॉर्मूला में बता रहा था, नंबर ऑफ बस इनटू डिस्टेंस कवर्ड इनटू कैपेसिटी यूज्ड। आप मल्टीप्लाई कर दोगे 150। ऑप्शन डी। हाँ भाई बोलो। अगला दिया है कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस। सर आर्ट एंड साइंस दोनों है। दोनों क्यों है? साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का मतलब होता है बेटा कुछ प्रिंसिपल्स। साइंस यानी कि सम स्टैटिक प्रिंसिपल, फिक्स्ड प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट। तो हमारे कॉस्ट के अंदर कुछ चीजों को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स दिए गए, मतलब ऑलरेडी पहले से सेट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और आर्ट की बात होती है तो आर्ट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। आप देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो हम प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वे में। तो आर्ट हमारा एक क्रिएटिव पार्ट होता है और साइंस हमारा एक फिक्स्ड बेटा पार्ट होता है। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा दोनों ही होता है, आर्ट एंड साइंस। ठीक है भाई। इसके बाद बेटा अगला आता है डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव नोन एज। अभी अभी डिस्कस किया था, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। समझ में आ रही है बात? नोट्स हैं या नहीं है सारे बच्चों के पास? ईमानदारी से बताना मुझे। अदिति के पास तो दिख रहे हैं मुझे, वो देख रही है उसमें। ठीक है, जो भी बच्चे अगर हिंदी मीडियम के भी हैं, कुछ बच्चे जुड़े हैं, तो मैं नहीं समझता, मैं जो उन्हें बता रहा हूँ उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में तो आ रहा होगा भाई? ठीक है, देखो बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिकवर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ। सुनो बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ। सर ये क्या लिखा हुआ और इसका क्या मायने है, क्या मीनिंग है? सुनो बेटा, देखो जरा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड
जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ के बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। हमने इसमें लिखना होता है बेटा फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चों ने किया होगा, जब आप इसमें फैक्ट्री ओवरहेड बेटे प्लस करेंगे तो बच्चे समझ सकते हैं, ये हमारी आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, और इसमें हम प्लस करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसे ऐड करते ये निकल के आती है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं आपको, आगे तो और भी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। यदि फैक्ट्री ओवरहेड बेटा क्वेश्चन में नहीं दिए हो तो फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के बेस पर कैलकुलेट होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को हम डायरेक्ट वेजेस पर एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर आपको बेटा परसेंटेज में निकालना हो तो ये फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर निकालते हैं। और तीसरा मैं बता दूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हमेशा सेल्स के बेस पर निकाला जाता है, सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस के बेस पर कैलकुलेट होंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पर बेटा कैलकुलेट किए जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेस पर कैलकुलेट होंगे। तो बेटा इसका आंसर बताएंगे बच्चे क्या होना चाहिए? हाँ भाई, यार कुछ आवाजें आती रहनी चाहिए। यस सर, डी वाला वर्क कॉस्ट होगा। वर्क कॉस्ट समझ में आ गई बात बच्चों को? Yes, sir. हाँ, मशीन आवर रेट मेथड इज यूज। मशीन आवर रेट मेथड हम यूज करते हैं, नॉर्मली वहां पर यूज करते हैं जहां पर ज्यादातर काम मशीनों से होता है। और ध्यान देना बेटा, जहां ज्यादातर काम लेबर करती है, मैनुअली होता है, वहां डायरेक्ट लेबर आवर मेथड यूज किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मशीन बेस्ड इंडस्ट्री। जहां ज्यादातर काम मशीनों से होता है वहां पर हम ओवरहेड रिकवर करने के लिए मशीन आवर रेट का यूज करते हैं। हाँ जी, आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if cost 18,000 percentage of project cost 33 into 1/3%, the profit will be, प्रॉफिट कितना होगा बेटा? आप देखो कॉस्ट आपको दी हुई है 18,000 और परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट, ये बेटा प्रोजेक्ट नहीं, परसेंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना? परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होना चाहिए 33 into 1/3%। बेटा ये ठीक कर लेना, ये जो गलतियां हैं यही मैं आपको ठीक कराऊंगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये लिखा जाएगा परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। और 18,000 रुपए की कॉस्ट दी हुई है, जब आप निकालोगे तो बेटा नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर प्लस करते हैं, तो 33 3 99 प्लस 100, ये आएगा 100/3%। बेटा 100/3% निकालोगे तो कितना आएगा जी? 6,000। बच्चे आंसर होगा 6,000। हाँ जी, कॉस्ट हटा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रहे हैं 33 into 1/3%। कोई डाउट हो तो बताओ। देखो बेटा ये नोट्स पहली बार प्रिंट हो रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी में, इनमें गलतियां स्वाभाविक है। 500 रुपए खर्च करोगे तो समाधान सब सही मिलता रहेगा, नहीं है तो फिर अपने आप दिमाग लगाते रहना। बहुत सीधी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तुम्हारी जगह मैं लगाऊंगा यार, ठीक है कि नहीं? इसके बाद आप देखो लॉस इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर टू। बेटा एक बात ध्यान रखना और पूरी जिंदगी ध्यान रखना, लॉस जब भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है, लॉस चाहे वो कंप्लीट हो या आपका इनकम्प्लीट हो, जो भी है, लॉस को बेटा नॉर्मली P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो, लॉस ऑलवेज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट।
हमेशा कहाँ ट्रांसफर होता है? पी एंड एल में। प्रॉफिट के लिए नियम अलग अलग है, लॉस के लिए नियम कोई अलग नहीं है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो, लॉस हमेशा पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बिकॉज ऑफ, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कॉस्ट पर यूनिट बेटा? इन्होंने आंसर आपको दिया हुआ है नॉर्मल लॉस। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपका बेटा इनपुट, अगर आपका इनपुट 100 यूनिट का है और आपको मालूम है हमारे 10 यूनिट बेकार बर्बाद हो जाएंगे और आउटपुट हमें 90 यूनिट का मिलेगा केवल, तो अगर आपने बेटा 100 यूनिट, सुनो बेटा, 9,000 रुपए के खरीदे, 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो फिर ये जो 9,000 रुपए कीमत है बेटा, जब खरीद के लाए थे तो 9 रुपए के हिसाब से खरीद के लाए थे, 90 पर यूनिट सॉरी। लेकिन 10 यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, तो हमारे पास जो 90 बचे, 90 की ही कीमत कितनी हो जाएगी? 9,000। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 100 पर यूनिट। तो हमेशा याद रखें, नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, ठीक है ना, अगर कहीं हो जाता है तो उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या, नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। हाँ भाई, किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो तो बताओ जरा मुझे। क्लियर है? चलो जी बेटा, आगे दे रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। कौन से आइटम बेटा कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते? कॉस्ट अकाउंट का मतलब है कॉस्ट शीट बनाते समय कौन से आइटम नहीं लिखे जाते। तो कुछ आइटम हमारे फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, वो कॉस्ट शीट में नहीं आते। अब आपने कॉस्ट शीट बनाई हुई है, कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, ऑफिस ओवरहेड लिखा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखा है, तो आप गौर करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखी, डिविडेंड पेड नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं लिखा, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे आइटम हमारे फाइनेंशियल नेचर आइटम है बेटा। और ये आइटम आपके कभी भी, ये आइटम आपके कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आते। हाँ जी बेटा, बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। समझ में तो आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ, या काम का वैसे ही चल रहा है? नहीं सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, एक ही बच्चा बोल रहा, बाकी के तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, उनका क्लास खत्म, वो अपने काम से लगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज यूज्ड, ठीक है, एक और बोला, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज यूज्ड। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों यूज करते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को अलग अलग तरीके से मैंने बताया था बेटा। ट्रांसपोर्टेशन में तो आती है, वेलफेयर सर्विसेज के लिए भी आती है। आपने सिनेमा हाउस कॉस्टिंग भी की थी, सिनेमा की टिकट निकाली थी, होटल के अंदर हमने होटल के कमरे का भाड़ा भी निकाला था, बिजली के बिल का किलोवाट पर यूनिट भी निकाला था हमने। तो बेटा ये सभी में यूज होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है बच्चों का, और बच्चे बड़ा धड़ल्ले से ए लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग ज्यादातर होती है, वेलफेयर उनको कंफ्यूजन में लग रहा होता है, एंटरटेनमेंट पर भरोसा नहीं होता, बाकी रहेगी ऑल ऑफ दीज, तो कहते नहीं अब ये नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग बेटा आपकी उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, सिनेमा हाउस कॉस्टिंग कराई थी, पावर हाउस कॉस्टिंग कराई थी, होटल कॉस्टिंग के सवाल थे नहीं थे लास्ट में आपके सारे, तो ये सभी में यूज होता है। ठीक है ना बेटा, ये सभी के अंदर यूज होगा। वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड, वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड। वेजेस शीट कौन बनाता है? वेजेस शीट का मतलब क्या है? वेजेस शीट का मतलब है हमारी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर की बेटा सैलरी शीट कौन बनाएगा? भाई महीने की सैलरी देनी है, कौन कितने दिन आया, कब छुट्टी ले गया, कितने घंटे काम करा, किसी ने आधी छुट्टी ले ली, किसी ने पौनी छुट्टी ले ली, कौन इसे तैयार करेगा? किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इसे तैयार करना?
देखो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट तो टाइम रखेगा कि कब आया कब गया। पर्सनल डिपार्टमेंट भर्ती करता है कर्मचारियों की, अगर कहीं कमी है तो उन्हें भर्ती करेगा, और कोई बदतमीजी देगा तो निकाल देगा, रिट्रेंच कर देगा। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बना रहे हैं उसकी अकाउंटिंग करेगा बेटा, कि भैया ये इतने खर्च हो गए और इतने की कॉस्ट आ रही है। अब रह गया पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट ही बेटा वेजेस शीट तैयार करता है। चारों डिपार्टमेंट समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी आगे कह रहे हैं इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द अमाउंट ऑफ डिटेल्ड, है ना, रिकॉर्ड कीपिंग विल नॉर्मली। क्या कह रहे हैं बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में द अमाउंट ऑफ डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग विल नॉर्मली रिड्यूस, इंक्रीज, समटाइम रिड्यूस, मेक नो चेंज। चार ऑप्शन दिए और आंसर दिया बेटा मेक नो चेंज। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो क्या लिखा है? एक आध भैया इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं वो देखो भाई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने लास्ट में किया था, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा कंपेयर करते थे हम। ये कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ डिटेल रिकॉर्ड, डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग विल बी नॉर्मली, यानी कि जो डिटेल रिकॉर्ड है वो कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, या कभी कभी कम हो जाते हैं। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब हम फॉलो करते हैं तो रिकॉर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिकॉर्ड हम नॉर्मली रखते हैं वही रखते हैं, ना तो वो रिकॉर्ड हमारे बढ़ते हैं ना वो रिकॉर्ड हमारे कम होते हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं लिखना करना पड़ता अलग से, इसलिए लिखा हुआ है मेक नो चेंज। रिकॉर्ड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक्चुअल डेटा रखते हैं, हम स्टैंडर्ड डेटा रखते हैं, एक्चुअल स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। अलग से कोई रिकॉर्ड ना तो बढ़ते हैं ना ही घटते हैं। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप बोनस प्लान? ग्रुप बोनस में आएगा हाल से बियर, बेटा हाल से बियर का दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ग्रुप बोनस में ठीक है ना, प्रिस्टमैन का, बेडॉक्स का, मेरिक का, ये इंडिविजुअल दिया हुआ है, और ग्रुप बोनस के लिए दे रहा है हाल से बियर। ठीक, अगला दिया हुआ है, आज हम केवल इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे बेटा बस, बाकी ये फिर मैं कल बताऊंगा। और अगर जो बच्चे चाहें तो मार्केट से अपने नोट्स भी परचेज कर सकते हैं बेटा। क्या दे रहे हैं? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड विल बी मिनिमम व्हेन ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन, क्या लिखा हो बेटा? मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, सरप्लस कैपेसिटी। देखो जब भी बेटा हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए रेट फिक्स करते हैं तो रेट हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पे फिक्स की जाती है। नॉर्मल कैपेसिटी पर फिक्स करने से क्या होता है? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मिनिमम होता है। यानी कि आपने जब ओवरहेड वाला चैप्टर किया था तो मैंने उसमें बताया था अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो आप जो स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं वो नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर करते हैं, ठीक है ना बेटा। अगला दिया हुआ है विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब वही बताया था अभी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, सिनेमा हाउस, ठीक है ना, होटल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कौन सी आएगी? बिल्कुल सही जवाब, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एज, वेरिएबल कॉस्ट कब बढ़ेगी बेटा? इंक्रीज एज द सेल गो डाउन, जब सेल कम हो जाएगी। गो डाउन का मतलब है कम हो जाएगी, और जब सेल कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्शन ग्रुप, ठीक है। फिर कह रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट से वेरिएबल का कोई मतलब नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें ले देखिए बेटा प्रोडक्शन ग्रुप रह गया। प्रोडक्शन ग्रुप, अब क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा वो ज्यादा क्लियर नहीं है। नॉर्मली क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट तब बढ़ती है हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ये ग्रुप नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पर होना चाहिए प्रोडक्शन। जैसे ये कह रहे हैं सेल्स गो डाउन, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए प्रोडक्शन गो अप। भाई ये लिखा है सेल्स गो डाउन, सेल कम होगी, और ये होना चाहिए प्रोडक्शन गो अप। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी, ग्रुप नहीं, गो अप। बात समझ गए होगे मैंने क्या बताई है? करेक्शन भी समझ में आ गया होगा क्या करेक्शन है। इसमें ऐसी गलतियां हैं और हम इसमें पब्लिशर को दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये पहली बार है।
अब हम इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उसको बताएंगे। अगर अगली साल भी ऐसी होगा तो फिर वो सही करके भेजेगा उसे।